हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर जीडीएस आपका वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे जीडीएस 20 सीरीज़ 2026 का जो छत्तीसगढ़ सर्किल है उसका जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो आज हम जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करने जा रहे हैं एक एक करके। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बोर्ड मास का है। इसको थोड़ा सा ये मैंने क्या जस्ट अभी वीडियो वो हुआ था लेकिन उसमें कुछ बग आ गया था, उसकी वजह से ये पहले से सोल्व हो रखा है। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि 18/10 है, मिडल ब्रैकेट दे रखा है हमको, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट है 12 - 6 + 24 - 12 और वापस मिडल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ये एज इट इज चल रही है, बाकी सब अपने स्टेप। यदि ये इसको 12 - 6 ये 6 हो गया, 24 - 12 ये कितना हो गया, 12 हो गया। अभी भी ब्रैकेट सोल्व नहीं हुआ पूरा, तो 6 + 12 कितना हो जाएगा अपने पास, 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 10 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट, तो हमको क्या ब्रैकेट पहले आता है तो हम बहुत बार गलती ये कर देते हैं, जो भी करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि 10 × मल्टीप्लाई 18 कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्रैकेट का मतलब कि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सोल्व करनी है अपन को, ब्रैकेट के बाहर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने पूरा सोल्व कर दिया 18, ठीक है। अब अपना बोर्ड मास का रूल लगा दो। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, और इन दोनों के बीच का किसका साइन है, डिवाइड का। तो सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये 18 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 10, और 18 क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में। तो 18 × 18 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, 10 चल रहा है। तो ये डेसिमल लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 32.4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको समझाने वाली यही बता रहा हूँ कि इस तरह की स्टेप आ जाए तो हम कन्फ्यूज़न यही कर सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई पहले करते हैं, क्योंकि हमें ब्रैकेट दिख रहा है तो हमको दिमाग में ये है कि ब्रैकेट पहले सोल्व होता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया ये पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमको ध्यान रखना है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि संख्या 11 यानी जो नंबर है 11 के उसके पहले 7 गुणजों का औसत कितना होगा। कितने गुणज है, 7। पहले तो गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जिसमें वो संख्या है पहले यानी स्टार्टिंग की वो संख्या है जो जिसमें 11th का क्या चला जाए, डिवाइड चला जाए। गुणज का मतलब यही तो होता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है मतलब उसके टेबल की बात हो रही है, यानी उसका जो भी 11 की टेबल है, 11 की टेबल हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 11, ये क्या हो जाएगा 22, ये 33, 44, 55, 66 और 77। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। हमको भी कितने चाहिए, 7 ही चाहिए। ठीक है ना, और ये 11 भी इसमें शामिल होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 11 का 11 में भी डिवाइड जाएगा। तो ये इसका हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, टोटल सम करना है इनका। तो ये टोटल सम हो जाएगा, बीच में मैं ऐड का साइन लगा दूंगा। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं, तो 7 नंबर है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इन सबको ऐड करो और डिवाइड इसका 7 करो। लेकिन जब भी ऐसी संख्या हो, किस तरह की संख्या है, जब कॉन्टीन्यूस नंबर हो या उनमें जो गैप है वो बराबर का हो। जैसे 11 से 22 का गैप 11 है, मतलब ये सारे गुणज है ना, मतलब सारों का गैप क्या है, समान है, कॉन्टीन्यूस और सब्सिक्वेंट नंबर हो, कि जब इनका सारों का गैप क्या है भैया, 11 ही है। तो इस तरह में क्या करना है, लास्ट और फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को ले लो आप। तो 11 + 7 कितने हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। टोटल कितने डिजिट लिए हमने, 2 डिजिट ले लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 44। यही इनका क्या है, एवरेज है। जब भी कॉन्टीन्यूस नंबर हो या उनके बीच का गैप सेम हो, ऐसी संख्या है जो कॉन्टीन्यूस और उनके बीच का गैप क्या हो, सेम हो, तो हमको लास्ट और फर्स्ट ले लेना है और उनमें डिवाइड कितनी संख्या ली हमने, 2 ली, तो 2 का हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये जो एवरेज आएगा वो टोटल संख्याओं का एवरेज है। आप भले इनका जोड़ के एवरेज निकाल लो, यही निकलेगा। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि 25 लड़कों की औसत उम्र कितनी है भैया, 18 साल है। 25 लड़कों की जो औसत है जो वो कितनी, एवरेज कितना है, 18 ईयर्स है। तो ये 25% मान लिया मैंने, उनकी जो भी एवरेज एज है वो कितनी है भैया, 18 ईयर है। ठीक है, तो आप बताओ टोटल कितनी हो जाएगी। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 18 यही करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, यदि टोटल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 × 8, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 200 हो जाएगा। तो ये 0 20 एलसीएम है, सॉरी हासिल का है, और 25 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 45 आ जाएगा। 28 करेंगे तो है ना, यानी 450 ईयर्स, यानी 25% है उनका। यदि एवरेज कितना है, 18 ईयर है, तो टोटल एज कितनी हो रही, सारों की मिला के सम कितना है उनका, 450। आगे क्या कह रहा है ये, उनमें से पहले 12 लड़कों की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 17 साल है। अब जैसे कुल 25 लड़के, उनमें से स्टार्टिंग के जो 12 लड़के उनकी औसत उम्र अलग देर की, मतलब यदि केवल 12 लड़कों की निकाले उनमें से, तो उनकी औसत उम्र क्या आएगी, 17 आएगी। तो मैंने अलग से निकाल लिया कि इनमें से जो 12 लड़के हैं यानी 12%, उनकी जो औसत एज कितनी आ रही है अभी अपने पास, 17 आ रही है।
तो इनका टोटल भी निकाल लेते हैं। इनका टोटल निकालेंगे तो 12 × 7 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 17, तो भैया ये 17 दूँ कितना हो गया 34, ठीक है, और ये 17 एकम 3, ये कितना हो गया अपने पास 204। ये इनके टोटल एज है स्टार्टिंग के 12 लड़कों की। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आखिरी 12 लड़कों की जो औसत उम्र है वो कितनी है, 19 साल है, प्लस जो बाकी 12 पर्सन है, टोटल कितने 25 है, उसमें से 12 ये और 12 ये, इनकी औसत उम्र कितनी दे रखी है, 19 साल दे रखी है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं, 12 × 19 ये कितना हो जाएगा 19 × 2 38, और 19 ये कितना हो जाएगा 22 सॉरी, ये इनके क्या आ जाएगी टोटल एज आ जाएगी। अब क्या इतना बचा, एक लड़का बचा, क्योंकि 12 12 24 टोटल कितने 25, तो 2500 की 25 पर्सन की टोटल एज कितनी आ रही है 450, ये 12 12 24 की कितनी आ रही है, ये आ रही है। तो आप मुझे बताओ निकालना क्या है, 13वें लड़के की उम्र क्या है। तो एक चीज़ बताओ आप, टोटल एज अपने पास ये है, 24 लड़कों की टोटल एज ये हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बची हुई किसकी होगी, यदि इसमें से इसको माइनस कर देंगे इनके टोटल को, तो बची हुई क्या आएगी अपने पास 13वें लड़के की आएगी। तो हमको माइनस क्या करना है भैया 13th पर्सन एज, यदि ये निकालना है हमको तो कैसे निकालेंगे, 450 में से क्या माइनस कर देंगे इसका टोटल, ये किसका टोटल 204 + 228, ठीक है। तो ये 450 माइनस ये कितना है अपने पास 432, तो ये आंसर कितना आएगा अपने पास 450 में से 432 माइनस हुआ तो 18, तो ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा अपने पास 18 ईयर कि जो है आंसर क्या है जो 13वें लड़के की उम्र है वो कितने रहेगी 18 साल। सिंपल सा क्वेश्चन था। 25 लड़कों की औसत एज दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है तो 18 साल, तो टोटल हमने निकाल ली कितनी आई है 450 ईयर्स, ठीक है। फिर हमको अलग अलग दी, ये 12 लड़कों की है वो 17 साल औसत एज है, तो टोटल उनकी भी निकाल ली हमने। बाकी 12 लड़कों की भी दी हमको 19 साल एवरेज, तो उसकी भी हमने 222 ईयर निकाल ली। अब इन्होंने पूछा कि जो बचा हुआ एक लड़का है उसकी क्या होगी, तो बस सीधी सी बात है भाई, टोटल ये एज है सबकी 25 के 25 स्टूडेंट्स की और 24 की ये है, तो इन दोनों का टोटल इससे माइनस कर लेंगे तो बची हुई क्या आएगी भाई अपने पास, वही आएगी 13th पर्सन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, वो है कि एक बटालियन में 100 लोगों के लिए 150 दिनों का राशन था। यह 100 पर्सनस के लिए राशन कितना है अपने पास 150 दिनों का, ठीक है, 150 दिनों का राशन है। अब क्या कह रहे हैं 30 दिनों बाद 20 लोग चले गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक काम करना है, हमको टोटल यूनिट वर्क निकाल लेते हैं। हम कैसे निकालते हैं वो कि 100 पर्सन के लिए वो 150 दिन चल रहा है, तो एक पर्सन के लिए वो कितने दिन चलेगा, तो 150 × 100 यानी कितना आ जाएगा ये 15,000 यूनिट। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा क्या टोटल यूनिट वर्क है भैया, टोटल यूनिट वर्क ये हमारा, मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि जो 15,000 है वो क्या है अपना टोटल वर्क है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़, ऐसा क्वेश्चन में हमको यही करना है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आप पहले वाले सर्कल्स के पेपर दोगे तो उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है 30 दिनों बाद 20 लोग चले गए, 30 दिन बाद की बात हो रही है, तो फर्स्ट 30 डेज़ की यदि बात हो रही है तो फर्स्ट 30 डेज़ पहले कितने लोग थे अपने पास 100 लोग थे और कितने दिनों के लिए थे 30 दिनों के लिए। तो इन्होंने टोटल कितना, तो ये कितना यूनिट वर्क किया इन्होंने टोटल लिया, सॉरी इनके कितने दिन चला, ये टोटल यूनिट वर्क नहीं मानो तो टोटल मतलब टोटल यूनिट डेज मान लो कि इतने दिन के लिए चल जाएगा। यहाँ पे वर्क की बात नहीं हो रही, डेज की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए कितना हो जाएगा ये 3,000 यूनिट या 3,000 यूनिट डेज मान लो, ठीक है। तो फर्स्ट 30 डेज़ के लिए जो 100% थे उनके, उन्होंने कितना यूनिट या कितना भोजन चाहिए 100 लोगों के लिए, कितने दिनों का राशन इन्होंने यूज़ किया, तो 3,000 यूनिट राशन इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। ये एक तरह से राशन हो गया, आप यहाँ पे राशन लिख सकते हो कि इतना राशन है अपने पास टोटल, कि टोटल राशन कितना है अपने पास 15,000 राशन है। तो फर्स्ट 30 डे के लिए कितना हो जाएगा 100% है, वो 30 दिन के लिए टोटल इन्होंने कितना राशन यूज़ किया 3,000। तो जो रिमेनिंग है अपने पास वो कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गए तो अपना रिमेनिंग 12,000 यूनिट हो गया। अब 12,000 राशन अपने पास, यूनिट राशन अपने पास बच रहा है। अब इन्होंने आगे क्या बोला कि 30 दिनों के बाद 20 लोग चले गए, मतलब इस 100 में से 20 लोग चले गए, तो अब कितना जने बच गए, शेष जो जने बच गए वो 80% बच गए, क्योंकि 20 जनों के जाने के बाद अब 80 जने हैं, उनका ये पूछ रहा है कि चले जाने के बाद बाकी जो राशन बाकी है वो कितने लोगों के लिए चलेगा या कितने दिन चलेगा, एक तरह से ये पूछ रहा है। तो टोटल 80% से टोटल राशन है ये, तो हमको डेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया, टोटल राशन कितना है अपने पास 12,000 यूनिट और टोटल अपने पास पर्सन कितने हैं 80,
10 से 10 कैंसिल है, ये कितना 12, कितना टाइम जाएगा अपने पास, ये 15 और ये 150, तो ये कितने टाइम जाएगा अपने पास 150 डेज़ के लिए। तो ये कितने टाइम के लिए जाएगा अपने पास, ये भी कितने दिनों के लिए चलेगा, ये 150 डेज़ के लिए इनके चलेगा। ठीक है, कि जो बाकी बच्चे 80 जने बच्चे हैं भैया, बाकी 20 जने जाने के बाद तो बचा हुआ राशन उनके 150 दिन चलेगा। ठीक है ना, बाकी 30 दिन तक वो सारे लोग खा के चले गए। तो ये इस तरह से, क्योंकि 20 लोग चले गए इसलिए ये राशन की वैलिडिटी भी बढ़ गई। तो क्वेश्चन क्या था, इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या करना है हमको, 100 लोगों के लिए 150 दिनों का राशन था, तो हमने टोटल राशन के लिए क्या किया, ये 100 को मल्टीप्लाई करा दिया कि एक पर्सन के लिए टोटल कितना राशन हो जाएगा। तो हम टोटल राशन कितना हो गया, 15,000 यूनिट टोटल राशन हो गया। बस ये हमको लिखाना है इस तरह के क्वेश्चन में। अब फर्स्ट 30 डेज़ की बात की तो इन्होंने टोटल पर्सन कितने थे, स्टार्टिंग में 100 थे, 30 दिनों के लिए उन्होंने कितना राशन यूज़ ले लिया, एक तरह से 3,000 यूनिट राशन यूज़ ले लिया। तो अब राशन कितना बचा अपने पास, 12,000 यूनिट। अब जने कितने बचे, क्योंकि 20 लोग चले गए तो 80 जने बचे, तो 80 जनों के लिए कितने दिन चलेगा, तो डेज निकालना है। तो टोटल राशन में हम किसका डिवाइड दे देंगे, पर्सनस का। तो जो आंसर आएगा यानी 150 दिन, यानी जो बाकी बचे जो लोग हैं उनके ये राशन कितने दिन चलेगा, 150 दिन चलेगा। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो भी बोर्ड मास से रिलेटेड है, तो सोल्व करते हैं, लेट्स सोल्व इट। तो ये बिग मतलब बड़ा ब्रैकेट है, ये मिडिल ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है। तो स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं पहले। अब स्मॉल ब्रैकेट में बोर्ड मास लगाएंगे अपन। तो सबसे पहले देखो ये बीच में डिवाइड आ रहा है, 45 + 90 डिवाइड बाई 3। ये 45 तो हमारा एज इट इज़ है, ये 90 डिवाइड बाई 3 यानी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो +30 × 6 और बाहर ये मल्टीप्लाई चल ही रहा है, ये वापस मिडिल ब्रैकेट डिवाइड बाई 1/2 और ये मल्टीप्लाई में 56। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में पहले हमको ब्रैकेट से, स्मॉल ब्रैकेट से सोल्व करना है। ठीक है ना, तो ये स्मॉल ब्रैकेट भी अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ। तो 30 ये पहले मल्टीप्लाई होगा, 30 × 6 कितना हो जाएगा अपने पास 180। 180 में 45 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये मिडिल ब्रैकेट डिवाइड बाई 1/2 और ये बाहर क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में 56। ठीक है, ये वापस बिग ब्रैकेट है। अब देखो ये वापस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि ये ब्रैकेट, अब मिडिल ब्रैकेट की बात आ गई। तो मिडिल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 450 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मिडिल ब्रैकेट बाहर क्या चल रहा है अपने पास 1/2 और ये बिल्कुल बाहर क्या चल रहा है 56। ठीक है, अब किसको सोल्व करेंगे, अब बिग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो बिग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड देंगे 2 का, 1/2 का डिवाइड देंगे। तो देखो ये 450, ये जैसे इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है अपने पास 56। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 × 450 क्या हो जाएगा 900 × 56। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 9 6 54 और ये 9 5 45 और 5 ये कितना होगा 50 और ये 00। तो टोटल आंसर आ जाएगा वो अपना क्या आ जाएगा 50400, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट सोल्व करते हुए चलना, हमेशा ध्यान रखना। पहले स्मॉल ब्रैकेट था तो स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, फिर मिडिल ब्रैकेट को सोल्व किया। हाँ, ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमको बहुत सारी संक्रियाएं दे रखी है तो वहाँ हमको बोर्ड मास का रूल लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको सोल्व करना है, ईजी क्वेश्चन आते हैं ये। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो क्या है कि जो एक दुकानदार है एक वस्तु को 3,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, 3,000 रुपये में बेचकर। ठीक है, हमको कॉस्ट प्राइस पता नहीं है अभी, उसने दुकानदार ने उसको खरीदा कितना में था, वो X थी। और हमेशा हमने देखा है कि जो भी उसकी वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, अब वो उसको कितना लाभ कमाता है 20% का। 20% का लाभ कमाने के लिए वो उसको 20% एक्स्ट्रा उसकी वैल्यू करके बेचेगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई अब 120% हो गई। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है अपने पास 3,000 के बराबर दे रखी है, कि जो वो वैल्यू है वो किसके बराबर है 3,000 के बराबर है। यदि लाभ प्रतिशत 75% घटा दिया जाए तो उस वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, पहले हमको यहाँ से क्या निकाल लेना है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू यानी इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लो। ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किया है। तो कॉस्ट प्राइस हमने एक्स माना, हमने इसको बेचा किस पे 120% पे, यानी एक्स का जो 120% है, ठीक है, वो कितना दे रखा है हमको 3,000 रुपये, कि हमने 3,000 रुपये में इसको बेचा। एक्स का 120% मतलब कि एक्स तो वैल्यू थी 100% थी, लेकिन हमने उसको 20% ऐड करके फिर उसको बेचा, जो कितने की पड़ी थी 3,000 में, क्योंकि हमको 20% का क्या कमाना था, प्रॉफिट कमाना था। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल है, ये डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 2 24 और 12 5 60। ये उधर गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2500, यानी जो उसकी CP है, ये क्या आ गई अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गई, जो इसकी CP थी यानी कॉस्ट प्राइस थी वो अपने पास आ गई।
अब इन्होंने आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि लाभ प्रतिशत 75% घटा दिया जाए तो उस वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। यदि जो अपन लाभ कमा रहे हैं, कितना लाभ कमा रहे थे अपन, प्रॉफिट कितना कमा रहे थे, प्रॉफिट हम कमा रहे थे 20%। ठीक है, इस 20% का हमको क्या माइनस करना है, 75% माइनस करना है। 75% 20% में से प्रॉफिट की बात हो रही है ना, यदि लाभ प्रतिशत घटा दिया जाए 75%, ठीक है ना, मतलब प्रॉफिट 20% था, उसमें से हमको क्या घटाना है, इसका 20% का 75% यदि हम घटा दें तो जो वैल्यू आएगी यदि उतना जो प्रॉफिट कमाने के लिए हमको उसको वस्तु को कितने रुपए एक्स्ट्रा पैसे में बेचनी पड़ेगी, कि एग्जैक्ट वैल्यू 2500 रुपये, तो फिर हमको उस वस्तु को हम कितने रुपए में बेचेंगे, बिक्री मूल्य है ना वापस। अब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कब, जब प्रॉफिट 75% घटा दिया जाए। तो 20% का 75% कितना होगा, वही ये 20 है, 20 का 75% कितना होगा, देखो ये 10 से 10 कैंसिल है, 2 5 10, ये 5, ये कितना चला जाएगा 15, यानी 75% कितना हो रहा है, 15% हो रहा है। अब 20 में से घटाना है अपन को 75% है ना, तो 20 में से 15% घटा लिया तो शेष कितना बचा अपने पास, 5% बचा। मतलब अब अपन को कितना प्रॉफिट कमाना है, 5% प्रॉफिट ही कमाना है। यदि 5% प्रॉफिट कमाना है तो पहले वस्तु की प्राइस क्या थी अपने पास, 100% थी। यदि मुझे 5% प्रॉफिट कमाना है तो मैं 5% ऐड कर दूंगा इसमें, तो अब कितना हो जाएगा 105%। तो सिंपल सी बात है, तो हमको क्या निकालना है, जो 2500 है उसका 105%, ये कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल है, ये 25 × 5 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 125, तो ये 5 और ये 0 टाइम्स आएगा, तो अब कितना बच रहा है अपने पास, 2 बच रहा है, तो ये 12 का ये 2 आ जाएगा, 1 बचा 25, ये कितना हो जाएगा 2625, यानी अब हम कितने रुपए में सेल करेंगे इसको, 2625 रुपीज़ में हम इसको सेल करेंगे। तो ये हमको ध्यान रखना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, सिंपल सा दे रखा है कि 20% लाभ कमाता है, तो उसका 120% किसके बराबर हो रहा है, 3000 का। तो यहाँ से CP आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। फिर ये क्या कह रहा है कि प्रतिशत को हमको, जो लाभ प्रतिशत है, जो प्रॉफिट है 20% आप कमा रहे हो, उसको 75% कम करके फिर जो प्रॉफिट बचा है उस जो वो वैल्यू क्या रहेगी। यदि हम 20% मतलब 75% प्रॉफिट कम कर देते तो उसके बाद वस्तु की वैल्यू क्या रहेगी। तो पहले तो सबसे बात ये देखो 75% है कितना, 20 का 75% 15 आ रहा है, तो 15 कम करना है अपन को, तो बचा कितना 5%। मतलब अब अपन को 5% प्रॉफिट ही कमाना है, तो 5% प्रॉफिट कमाएंगे, यानी 100 का 105 कमाएंगे, बस 2500 का 105% निकाल लिया हमने, वो कितना आ रहा है 2625। इसमें अब हम सेल करेंगे इसको। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात करो, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्या करना है, फाइंड करना है। यदि 2400 रुपये का मूलधन 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 2880 रुपये हो जाता है। जो मूलधन है वो, पहले मूलधन क्या था अपने पास, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 2400 है, ये कितने साल बाद, यानी T बराबर क्या आ गया 2 ईयर, 2 साल बाद कितना हो जाता है, ये 2880 रुपये हो जाता है। तो एक चीज़ बताओ मुझे आप, 2400 रुपये मूलधन था, 2 साल बाद ये इतना हो गया, तो ये कितना बढ़ा अपने पास, पहले तो ये देख लो, ये बढ़ा अपने पास 480 रुपये ऐड हुआ। और ये 400 रुपये ऐड कौन सा हुआ, ये अपना क्या था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये अपने ब्याज आया, ब्याज ही तो जुड़ता है ना मूल में, तभी तो ये टोटल अमाउंट ये हो गया अपने पास 2 साल बाद। तो हमको इंटरेस्ट दे रखा है, हमको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, हमको टाइम दे रखा है, हमको निकालना क्या है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ आपको, बट एग्जाम में हर बार फॉर्मूला नहीं लिखना है क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है अपने पास, हमको सारी चीज़ें दिमाग में करनी होती है। एग्जाम में तो ये चीज़ भी नहीं करनी होती, एग्जाम में बस इतना सा है कि अपन को 2400 से 2880 आया है, मतलब क्या हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ 480, ये 480, तो वही अपना क्या है सिंपल इंटरेस्ट। एग्जाम में ऐसा अपन को बहुत सारी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। ठीक है, तो ये ऐसा ही कितना दे रखा है हमको, यहाँ पे ऐसा ही हमको दे रखा है 480 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना हो गया 2400, आर हमको फाइंड करना है, टी कितना दे रखा 2, और ये टी हमेशा ईयर में आएगा, ये ध्यान रखना है ना। ये 2 0 से कैंसिल, ये 24 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम, और ये 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना आर इक्वल टू 10%, यानी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगी तब ये 2400 रुपये 2880 रुपये में बदल जाएंगे 2 साल में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इस तरह से घुमा के दे देते तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा मतलब थोड़ा वो लेंथी लगने लग जाता है, लेकिन हमको लेंथी नहीं लगना है, हमको बहुत सारी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। जो हमारा 8th क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो पढ़ते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है कि x, y और z 3 पर्सन मान लो या कुछ भी मान लो, एक वर्ताकार रास्ते में, यानी जो सर्किल है, ये अपना एक सर्किल मान लिया मैंने। ठीक है, x, y, z 3 पर्सन है,
ये हमारा सर्किल हो गया। वो वर्ताकार रास्ते पर जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है अपने 12 किलोमीटर। इस वर्ताकार रास्ते की परिधि मान लो, ये परिधि हो गई एक तरह से। इसकी लंबाई कितनी है, परिधि मतलब ये जो है इसकी लेंथ है, ये इसको हम परिधि भी बोल सकते हैं, पेरीमीटर। ये कितनी है, 12 किलोमीटर है। ये हमको 12 किलोमीटर दे रखी है। पर एक ही जगह से पैदल चलना आरंभ करते हैं। ये जैसे यहाँ से हमने बिंदु मान लिया, तीनों एक ही जैसे जगह से एक्स वाई और जेड तीनों एक ही जगह से पैदल चलना आरंभ करते हैं भैया। अब यह क्या कह रहा है, तीनों की हमको गति दे रखी है। जैसे एक्स की जो गति दे रखी है हमको, स्पीड, वो कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। जो वाई की स्पीड दे रखी है वो हमको कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और जो जेड की स्पीड है वो हमको कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये एक ही गति, मतलब गतियाँ अलग अलग है, इनकी स्पीड अलग अलग, बट एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं चलना। वे कितने घंटों के बाद शुरुआती बिंदु पर पुनः मिलेंगी, वो कितने घंटों के बाद पुनः मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो ये कोई नहीं है, चल गए यहीं तो आएंगे सारे। ये नहीं पूछ रहा है कि यहाँ कितनी देर में आएंगे, ये पूछ रहा है कि तीनों एक साथ कब आएंगे। क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि तीनों एक साथ वापस कब आएंगे इसी बिंदु पर, ये पूछ रहा है। अब तीनों देखो दिक्कत कहाँ आ रही है, इसकी स्पीड अलग है तो ये अलग स्पीड से चल रहा है, ये अलग स्पीड से चल रहा है, तो तीनों एक साथ आने के चांसेस हर बार नहीं रहेंगे। तो एक अलग अलग मतलब वो हमको क्या बना, वो टाइम ढूंढना है कि उतने टाइम के बाद ये वापस यहाँ एग्जैक्ट इसी प्लेस पर तीनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमको क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। ठीक है, एक हमको क्या दे रखी है, डिस्टेंस भी दे रखी है भाई। इस बिंदु से इस बिंदु तक वापस आने के लिए डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस भी हमको दे रखी है। तो भैया टाइम, सबसे पहले तो हम वापस भाई इतनी दूरी तय करने में भाई टाइम कितना लगा, देखो टाइम टेकन फॉर 12 किलोमीटर। भी ये 12 किलोमीटर की दूरी, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में वापस कितना समय लग रहा है ये निकाल देते हैं सबसे पहले तो अपन। तो इसके लिए क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। यही होता है भैया, दूरी बटा 4, यही होता है समय का फॉर्मूला। तो दूरी, इसके लिए दूरी कितनी है, 12, इसके लिए दूरी कितनी है 12, और डिवाइड में क्या आ रहा है भैया 4। तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, इसको 3 आवर्स लग रहे हैं। इसको कितना लग रहा है, 12 डिवाइड बाई 3, इसको कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है। इसको कितना लग रहा है, 12 डिवाइड बाई 6, इसको कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहे हैं। मतलब x को या इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में समय कितना लगा, 3 घंटे। y को कितना समय लगा अपने, y को लगे 4 घंटे, और z को कितना लगा, 2 घंटे। ठीक है ना, देखो अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं। अब देखो ये वापस तीनों एक साथ कब मिलेंगे, तो इसके लिए पहले हमने समय निकाल लिया। अब सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इसका, इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो आप, एलसीएम। 3, 4 और 2, इनका एलसीएम कितना आ रहा है अपने पास, इनका एलसीएम आ रहा है 12, ये आ रहा है 12। एलसीएम क्या होता है भैया, एलसीएम होता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए, जिसमें इन तीनों का डिवाइड चला जाए, या जिसका भी एलसीएम निकाल रहे उन संख्याओं का भाग उसमें जाना चाहिए, उस लोवेस्ट नंबर में। 3 का डिवाइड जा रहा है इसमें 12 में, 4 का डिवाइड भी जा रहा है, और 2 का डिवाइड भी इसमें जा रहा है। मतलब ये एक लोवेस्ट नंबर है जिसमें तीनों का डिवाइड जा रहा है। मतलब 12 आवर्स के बाद, 12 घंटों के बाद क्या होगा, 12 घंटों के बाद ये कितनी दूरी तय, ये भी यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ, एक्स भी यहाँ आ जाएगा, वाई भी यहाँ आ जाएगा, और जेड भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 12 घंटे के बाद क्या होगा, ये भी यहाँ। ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो ये कि इतनी दूरी तय करने में कितना समय ले रहे हैं वो निकाल लेना है। फिर इनका एलसीएम ले लेना है, वही हमारा क्या होगा, मतलब 12 आवर्स के बाद वो एक ही बिंदु पर मिलेंगे वापस। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मीन्स कि अच्छा अपन को आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 पर्सन दे रखे हैं हमको, मोहन दे रखा है, सोहन दे रखा है, और रोहन दे रखा है। ये किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है मोहन, तो सोहन उसको 15 दिन में पूरा करता है, और रोहन उसको 30 दिन में पूरा करता है। मोहन उस कार्य को कितने दिनों में, ये क्या कह रहा है, मोहन उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है यदि सोहन और रोहन प्रत्येक तीसरे दिन उसके साथ कार्य करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, मोहन है वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में। जो सोहन है वो कितने दिन में करता है, तो 15 दिन में। और जो रोहन है वो एक काम को, उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में। और ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। मतलब ये मोहन एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट, यानी टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास, 30 यूनिट। तो ये टोटल वर्क हो गया 30 यूनिट। मोहन एक दिन में कितना करा, 3 यूनिट। ये कहाँ से आया, 10 का डिवाइड हमने किस में दिया, 30 में। 15 का 30 में देंगे तो 2 आएगा, मतलब सोहन एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। 30 का डिवाइड 30 में 1 आएगा, मतलब जो रोहन है वो एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहा है,
1 यूनिट वर्क कर रहा है, ये तो हमने निकाल लिया। अब आगे का क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं कि मोहन उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है। ये मोहन के लिए पूछ रहा है ना, ये मोहन की हमने बात कर ली कि ये मोहन हो गया। मोहन उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है यदि सोहन और जो रोहन है, ये सोहन और रोहन है, वो प्रत्येक तीसरे दिन यानी जो थर्ड डे आता है उसमें उसके साथ एक दिन के लिए आ जाते हैं, वापस वो हट जाते हैं, वापस 2 दिन गुजरे, वापस तीसरा दिन आया, वापस उसके साथ आ जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन है भैया, फर्स्ट 2 डेज तो भैया मोहन अकेला ही काम करेगा, यही है। तो भैया देखो फर्स्ट 2 डेज़ की बात हो रही है और मोहन एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 यूनिट काम करता है। तो ये 3 यूनिट मतलब वो टोटल कितना वर्क कर लेगा भैया, 6 यूनिट कर लेगा। कब? फर्स्ट 2 डेज़ में। ये 2 डेज़ की बात हो रही है, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ। जो डेज़ है वो किस में है, ब्रैकेट में। तीसरे दिन कौन कौन आ गया, मोहन के साथ सोहन भी आ गया और रोहन भी आ गया। ये थर्ड डे की बात हो रही है, किसकी होगी भैया, थर्ड डे की। यही अपने पास थर्ड डे की यदि बात हुई तो अब देखो थर्ड डे में यानी है तो एक ही दिन ना, एक ही दिन के लिए आया वो, तो थर्ड डे के लिए तो ये दिन तो एक ही हो गया। ये दिन को मैंने ब्रैकेट में बन के लिया। अब एक चीज़ देखो, तीनों मिलके उस दिन कितना काम करेंगे कि मोहन एक दिन में 3 यूनिट करता है, सोहन 2 यूनिट करता है और रोहन 1 यूनिट, यानी 3 2 5 1 6, यानी टोटल कितना यूनिट वर्क होगा, 6 यूनिट वर्क होगा। तो 1 इंटू एक दिन के लिए करेंगे तीनों साथ में, तो टोटल कितना हो गया, 6 यूनिट। ये कितना हो गया अपने पास, टोटल 6 यूनिट वर्क हो गया। आया चीज़ समझ में। तो इस तरह से ये कितना हुआ, अब टोटल डेज कितने हुए, 2 और 1 3, 3 दिन में कितना वर्क हो गया, टोटल 6 और 6 यानी टोटल 12 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, वापस इसके अलावा वापस अगले 3 दिन के लिए कितना वर्क हो जाएगा, 12 यूनिट वर्क हो जाएगा। वापस अगले 3 दिन के लिए कितना वर्क हो जाएगा, 12 यूनिट वर्क हो जाएगा। तो टोटल कितना वर्क हो गया अपने पास, नहीं ये तो ज़्यादा हो गया अपने पास, इतना तो वर्क करना ही नहीं था अपन को, सॉरी। यहाँ पे थोड़ा सा ये 2 और 12 12 कितना हो गया, 24 यूनिट वर्क हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, 6 यूनिट वर्क बचा। तो जैसे ये स्टार्टिंग के 3 दिन हो गए, उसके अगले 3 दिन में क्या हुआ, वापस 12 यूनिट वर्क हो गया। अब वापस उसके बाद क्या होगा, मोहन अकेला ही काम कर रहा है। ठीक है, मोहन अकेला ही काम कर रहा है तो वो कितना करेगा, 2 दिन के लिए करेगा। कितना यूनिट करता है वो, एक दिन में कितना यूनिट करता है वो, 3 यूनिट वर्क करता है। ठीक है, टोटल कितना वर्क कर लेगा, 6 यूनिट वर्क कर लेगा। कितना कर लेगा ये, 6 यूनिट वर्क कर लेगा। तो देखो स्टार्टिंग के 3 दिनों में टोटल 12 यूनिट वर्क हो गया, आगे के 3 दिनों में भी 12 यूनिट वर्क हो गया, टोटल 24 यूनिट हो गया। अब टोटल वर्क कितना है अपने पास, 30 यूनिट है, बचे कितने, 6 यूनिट। मतलब बाकी के 2 दिन जो मोहन अकेला काम करेगा उसमें टोटल यूनिट का वर्क कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। मतलब टोटल कितना हो रहा है अपने पास, 30 यूनिट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कितने दिन लगे हुए वो, स्टार्टिंग के 3 दिन, तो ये तो 3 दिन, बाकी के 3 दिन, नेक्स्ट 3 दिन में ये 3 दिन, 3 3 6 और ये बाकी के 2 दिन, तो कितने हो गए अपने पास, ये 2 दिन, यानी 3 3 6 और 2 8। मतलब जो टोटल हमको टाइम लगा वो कितना लगा, 8 डेज़ का टाइम लगा। मतलब अपन को जो थर्ड वाले जो स्टेप आई थी उसमें अपन को थर्ड डे लेने की यानी तीनों को साथ काम कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि टोटल वर्क वहीं कंप्लीट हो गया। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 8 डेज़ लगेंगे मोहन को वो काम करने में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया, मोहन को उस काम को करने में 10 दिन लगते हैं, सोहन को 15 दिन लगते हैं और रोहन को 30 दिन लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकाल लिया, क्या आया, 30। वही हमारा क्या है, टोटल वर्क। ये हमने क्या एज्यूम कर लिया, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। 10 का डिवाइड 30 में दिया तो 3 टाइम गया, 15 का किस में 2 टाइम और 30 का 1 टाइम। ये हमारा क्या है कि 1 डे का यूनिट, ये कि एक दिन में ये इतना काम करता है। सोहन एक दिन में 2 यूनिट करता है और रोहन एक दिन में 1 यूनिट करता है। फिर इसने क्या बोला कि मोहन उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है यदि सोहन और रोहन प्रत्येक तीसरे दिन उसके साथ कार्य करते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन। लेकिन स्टार्टिंग के 2 डे तो अकेले काम करेगा, तो ये तो हो गया दिन हमारा। और एक दिन में वो कितने यूनिट वर्क करता है, तो 3 यूनिट वर्क करता है, तो ये 3 यहाँ आ गए। तो टोटल उसने क्या किया, 6 यूनिट। अब तीसरे दिन तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मोहन सोहन और रोहन। ठीक है, बात तो एक दिन की हो रही है, तीसरे दिन की, लेकिन अब टोटल यूनिट कितना करेंगे ये, तो देखो ये 3 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट करता है एक दिन में, ये 1 यूनिट करता है, तीनों मिलकर 6 यूनिट करते हैं एक दिन में। तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएंगे, 6, यानी टोटल ये 6 यूनिट हो गया। मतलब स्टार्टिंग के 3 दिनों में 12 यूनिट वर्क हो गया, नेक्स्ट 3 दिन में भी 12 यूनिट वर्क हो गया। कितना हो गया, 12 और 12 24। इसमें भी 3 दिन लगे और इसमें भी कितने दिन लगे अपने पास, 3 दिन। अब जो वापस जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या हुआ कि जो मोहन अकेला कर रहा है वापस 2 दिन के लिए, वही 3 यूनिट करता है, तो ये 6 यूनिट। मतलब लेकिन अपन को अगले थर्ड डे उनको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 30 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गए, क्योंकि 12 12 24 प्लस 6 30। ठीक है, इसमें कितने दिन लगे, 2 दिन, यानी 3 और 3 और 6 2 8 दिन। तो टोटल वर्क करने में मोहन को कितना टाइम लगा, 8 डेज़ का टाइम लगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, कि राम है वो श्याम को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। जो राम है वो क्या करता है भैया, श्याम को एक वस्तु बेचता है भैया
और कितने में बेचता है 20% लाभ पर। यानी इसके पास यदि वो वैल्यू 100% थी तो वो इसको इसने कितने में बेची, वो 120% में बेची। ये आया चीज़ समझ में, ठीक है। श्याम वही वस्तु 10% घाटे पर वापस राम को बेचता है, ठीक है ना। वो श्याम वही वस्तु क्या करता है, वो 10% घाटे पर श्याम को बेचता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यदि उसकी प्राइस क्या थी, x थी, तो उसने कितने में बेचा इसको, x के 120% में बेचा। यानी जो उसकी प्राइस हो गई वो कितना हो गया, अब x इंटू 120 डिवाइड बाई 100, ये हो गया। फिर वापस श्याम क्या करता है, वापस सेल करता है इसको राम को, लेकिन अब कितने में, 10% घाटे पर। अब देखो राम ने श्याम को ये वस्तु बेच दी, ठीक है, बट राम ने तो क्या किया, 120% प्रॉफिट पे बेची, तो उसके लिए दिए एक्स थी पहले, तो ये अब कितनी हो गई वैल्यू इसकी, 120 डिवाइड बाई 100, ये इसकी एक प्रॉपर वैल्यू हो गई। लेकिन श्याम के लिए, श्याम ने तो खरीदा है, तो श्याम के लिए तो ये किसके बराबर है, 100% के बराबर ही है ना भाई। तो श्याम, वो तो प्रॉफिट तो राम ने कमाया है, बस श्याम के लिए तो ये जो वस्तु इसने इस रेट में खरीदी तो ये इसके लिए सब कुछ है। लेकिन अब ये 10% घाटे पर बेच रहा है, तो ये इसके लिए 100% के बराबर हो गई वैल्यू। लेकिन अब ये 10% घाटे पर बेच रहा है, यानी 100 का कितना बेचेगा, वो 90% पर ही बेचेगा, क्योंकि 10% क्या हो गया अपना इसमें लॉस हो गया, वो अपना लॉस करके बेच रहा है। तो अभी ये टोटल वैल्यू का आप कितने में, तो टोटल वैल्यू क्या अपने पास, अब ये पूरी एक वैल्यू हो गई, x इंटू 120 डिवाइड बाई 100 पूरी एक वैल्यू हो गई। अब ये इसका कितना, ये 100% के इक्वल है, लेकिन वो 10% लॉस पे बेच रहा है, मतलब इसके 90% के जो वैल्यू है उसके बराबर ही इसको बेच रहा है। मतलब जो अब ये वापस राम को बेच रहा है वो इस वैल्यू में बेच रहा है, किसमें, इस वाली वैल्यू में। इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, देखो ये 10 से ये 10 ये सारे कैंसिल हो गए, 12 इंटू 9 ये कितना हो गया अपने पास, 108 डिवाइड बाई 100। तो देखो जो श्याम ने वापस उसको किस वैल्यू में बेचा, x के 108% के बराबर, किस में बेचा इसको, 108% के बराबर में बेचा, ठीक है। अब श्याम को तो लॉस हुआ, लेकिन आप देखो राम को लॉस हुआ या क्या हुआ, राम के पास ये वैल्यू थी x रुपीज़ में, और अब जो वापस उसको मिल रही है वो किस रुपये में मिल रही है इसको, 108% के हिसाब से मिल रही है। लेकिन उसने स्टार्टिंग में बेचा कितना था, 120% के हिसाब से, ठीक है, और वापस इसको ये 108 के हिसाब से वापस मिल रही है, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, अभी श्याम को इसमें भाई एग्जैक्ट जो है भाई अपने इसमें क्या ऑप्शंस अलग तरह के दे रखे भी, इसमें क्या सिचुएशन बन रही है, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे इन्होंने। तो एक चीज़ देखो कि उसने स्टार्टिंग में राम ने श्याम को 120% में बेची थी, लेकिन वापस अब उसने कितने में खरीद ली इसको, 108% में खरीद ली। मतलब टोटल जो उसको प्रॉफिट हुआ राम को जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, देखो पहले उसने 120% में बेची, यानी 20% पे बेची, लेकिन 108 पे वापस खरीद ली, यानी 8% का वापस उसको लॉस हो गया। मतलब इसको जो टोटल परसेंट हुआ वो प्रॉफिट कितना हुआ, राम को 12% का हुआ। ये ऑप्शन दे रखा है कि राम को 12% का प्रॉफिट हुआ, ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या हुआ, छत्तीसगढ़ सर्कल कंप्लीट हुए। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, जैसे हमने स्टार्टिंग के जो सर्कल किए थे उनके क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे। ये क्वेश्चन ऐसे कि आप थोड़ी सी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एग्ज़ाम में थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो और वहाँ पर सही तरह से कर भी सकते हो, ठीक है। बाकी और भी हम नेक्स्ट सर्कल जब बहुत जल्दी लाने वाले हैं, और आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।